नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बता दें कि लद्दाख में राफेल और मिराज की गर्जना से दहशत में आया चीन। राफेल ने भरी उड़ान और चीन हुआ परेशान। जी हां दोस्तों, तिब्बत में चेतावनी सायरन बजा रहा है चीन, और भारत की सेना ने जब राफेल और मिराज उड़ाया तो उसकी गर्जना से थर थर कांपने लगा है चीन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को घेरा, कहा चीन ने फैलाया है कोरोना, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। जी हां दोस्तों, यहां पर जबरदस्त टक्कर अमेरिका और चीन के बीच में देखने को मिली। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने नेपाल को बनाया अपना गुलाम, नेपाल की जमीन पर कर लिया कब्जा, जिसके बाद सड़कों पर उतरे हैं वहां के लोग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लद्दाख में राफेल और मिराज की गर्जना से दहशत में चीन, तिब्बत में बजा रहा चेतावनी सायरन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में राफेल फाइटर जेट की गर्जना से घबराया चीन अब तिब्बत की राजधानी ल्हासा में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले से बचाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गया है। चीन ने शनिवार को ल्हासा में हवाई हमले से बचाव का ड्रिल किया। इस दौरान मार्क ड्रिल के दौरान नकली बम धमाकों की आवाज सुनी गई और हर तरफ सायरन गूंजते रहे। इस मॉक ड्रिल के दौरान ल्हासा के लोग अपने घरों में छिपे रहे। तिब्बत पर नजर रखने वाले नामचीन वेबसाइट रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को हवाई हमले से बचाव के सायरन ल्हासा में बजाए गए। इस मॉक ड्रिल को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने शनिवार को अंजाम दिया। रेडियो फ्री एशिया को यह वीडियो सिटीजन जर्नलिस्ट की ओर से मिला है। माना जा रहा है कि भारत के राफेल फाइटर जेट के लद्दाख के आसमान में गर्जना के बाद चीन अपनी युद्धक तैयारियों को बढ़ाने में जुट गया है। इससे पहले भारत और चीन में जारी भारी तनाव के बीच चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास अपने इलाके में रात में हमले करने का व्यापक युद्धाभ्यास किया था। इस अभ्यास के दौरान चीनी तोपों ने जहां गोले बरसाए, वहीं जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया गया। चीनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाजों को भी मार गिराने का अभ्यास किया था। चीन के सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके बताया कि तिब्बत सैन्य कमांड के चीनी सैनिकों ने रात में हमले का व्यापक अभ्यास किया है। यह अभ्यास समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस दौरान ही चीनी सेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, रॉकेट और हॉविट्जर तोपों का इस्तेमाल किया। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम ने फाइटर जेट को मार गिराने का अभ्यास किया। चीन ने यह युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर किया है जब भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफेल लद्दाख के आसमान में उड़ान भर रहा है। सूत्रों के मुताबिक राफेल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया। दरअसल ये एक प्रैक्टिस के तौर पर किया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट वहां के मौसम और वातावरण से परिचित हो जाएं। अगर चीन किसी भी तरह की गुस्ताखी करे और राफेल की जरूरत पड़े तो उसके पायलट इस वातावरण से पहले ही परिचित हों। रविवार को रक्षा सूत्रों ने कहा कि सीमा पर कुछ मिराज विमान भी उड़ान भरते देखे गए हैं। वायुसेना ने बीते 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया था। इससे पूर्व जुलाई के आखिर में फ्रांस से 5 राफेल विमान अंबाला पहुंचे थे। मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना 4.5 जनरेशन के राफेल्स की सीमा 4.5 जनरेशन के राफेल्स की सीमा 780 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर तक होती है। ये अलग अलग ऑपरेशन पर निर्भर करता है। इसके अलावा लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलों जैसे लंबे स्टैंड ऑफ हथियारों से लैस किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूएन आम सभा में बोले डोनाल्ड ट्रंप, चीन ने फैलाया कोरोना, जिम्मेदारी करे स्वीकार्य। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा की 75वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल बाद एक बार फिर से हम वैश्विक संघर्ष में फंसे हैं। वह कहते हैं कि चीन के कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। इसने 188 देशों में अनगिनत लोगों की जिंदगियां ली है। वह कहते हैं कि यह अमेरिका में यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा मोबालाइजेशन था। वह कहते हैं कि चीन ने यह सब कुछ जानबूझकर अपने सहयोगी WHO की मदद से किया। वह कहते हैं कि चीन ने शुरुआत में ही अपनी घरेलू विमान सेवा बंद कर ली थी, मगर दुनिया को संक्रमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को जारी रखा। फिर इसके बाद चीन ने कहा कि यह इंसान से इंसान में नहीं फैलता। उसकी यह बात भी झूठी निकली। वहीं बाद में उसने कहा कि बिना लक्षण वाले मरीज बीमारी नहीं फैला सकते। यह सभी बातें झूठी निकली। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को इस बार दुनिया के
सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्चुअल तौर पर भाषण देंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपना भाषण 25 सितंबर को देंगे। वहीं 26 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना भाषण देंगे। इसमें वह पाकिस्तान के सभी झूठे आरोपों का भी जवाब देंगे। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करने को कहेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने नेपाल की जमीन पर किया कब्जा, सड़कों पर उतरे लोग। जी हां दोस्तों, चीन के द्वारा नेपाली भूमि कब्जा कर भवन बनाए जाने के खिलाफ बुधवार को काठमांडू में विरोध प्रदर्शन किया गया। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास के बाहर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेपाल के हुमला जिले में सीमा स्तंभ से 2 किलोमीटर भीतर नेपाली भूमि कब्जा करके चीन के सैनिकों ने 9 भवनों का निर्माण किया है। इतना ही नहीं, वहां नेपाली नागरिकों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस खबर के बाहर आने के साथ ही नेपाल सरकार ने सभी सुरक्षा निकाय और प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी के लिए ग्राउंड पर भेजा था। हुला जिले के मुख्यालय से 2 दिन की दूरी पर रहे लापचा क्षेत्र में चीन की तरफ से अनाधिकृत तरीके से इमारतें बनाई गई हैं। चीन का दावा है कि वो इमारतें जहां बनाई गई हैं वह चीन के ही भूभाग में पड़ता है, जबकि नेपाली पक्ष का दावा है कि 11 नवंबर की सीमा स्तंभ ही गायब कर दी गई है और चीन ने नेपाली भूमि अतिक्रमण करते हुए इन भवनों का निर्माण किया है। जब नेपाली अधिकारी वहां पहुंचे तो चीन ने इमारत वाली जगह पर बात करने तक से इनकार कर दिया। चीन के सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सीमा संबंधी कोई भी बात सिर्फ सीमा क्षेत्र में ही होगी। इधर चीनी दूतावास की तरफ से भी एक बयान जारी कर कहा गया है कि चीन के द्वारा नेपाल की भूमि अतिक्रमण कर इमारत बनाए जाने की खबर झूठी है। नेपाल के पास अगर प्रमाण है तो चीन बातचीत के लिए तैयार है। 2 महीने पहले ही चीन द्वारा नेपाल के गोरखा जिले के रुई गांव को अपने में मिला लेने की खबर आई थी। इसके बाद नेपाल में काफी हंगामा हुआ। जून में विपक्ष की नेपाली कांग्रेस ने नेपाली संसद के निचले सदन में रिजोल्यूशन भी पेश किया था, जिसमें ओली सरकार से चीन की छीनी हुई जमीन वापस लेने के लिए कहा गया था। पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया था कि चीन ने दोलका, हुमला, सिंधुपाल्चोक, शंखुफ साभा, गोरखा और असुवा जिलों में 64 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि नेपाल और चीन के बीच 1414.88 किलोमीटर की सीमा पर करीब 98 पिलर गायब हैं और कईयों को नेपाल के अंदर खिसका दिया गया है। हालांकि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने चीन के द्वारा नेपाल के किसी भी भूभाग पर कब्जे से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि चीन के साथ नेपाल का कोई सीमा विवाद नहीं है। नेपाल में चीन के खिलाफ इससे पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। हाल ही में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीनी राजदूत होउ यानकी के बढ़ते दखल को लेकर भी नेपाली छात्रों ने काठमांडू में प्रदर्शन किया था। विश्लेषकों का कहना है कि पिछले 5-6 सालों में नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन का दखल बढ़ता गया है और ये क्षेत्र में चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत का भी सबूत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारखंड के इन इलाकों में होगी कुछ देर में बारिश। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली में होगी बारिश। जाने यूपी, बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के मौसम का हाल। जी हां दोस्तों, आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाने के साथ ही हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के कुछ हिस्सों के अलावा झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु समेत देश के अन्य भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों में हल्की बारिश की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तुर्की के राष्ट्रपति ने यूएनजीए में अलापा कश्मीर राग। भारत ने लगाई फटकार, कहा आंतरिक मामलों में दखल स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर तुर्की ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। कश्मीर मसले पर एक बार फिर से पाकिस्तान के दोस्त तुर्की ने जहर उगला और कहा कि कश्मीर अब भी ज्वलंत मुद्दा है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की टिप्पणी के बाद भारत सरकार ने जमकर फटकार लगाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय चर्चा में जम्मू कश्मीर पर की गई तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि अंकारा को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी खुद की नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए। हमें आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने मंगलवार को ट्वीट किया, हमने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति की टिप्पणियां सुनी। वे भारत के आंतरिक मामलों में व्यापक हस्तक्षेप करने वाली है और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और अपनी खुद की नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम चर्चा में अपने रिकॉर्डेड संदेश में अर्दोआन ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर का मुद्दा, जो दक्षिण एशिया की स्थिरता और शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है, वह अब भी एक ज्वलंत मुद्दा है। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए उठाए गए कदमों ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के मसौदे के तहत और विशेष रूप से कश्मीर के लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने के पक्ष में है। पाकिस्तान के करीबी सहयोगी तुर्की के राष्ट्रपति ने पिछले साल महासभा कक्ष में उच्च स्तरीय चर्चा में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया था। भारत कश्मीर मामले पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को लगातार खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़े सभी लंबित मामले द्विपक्षीय रूप से हल किए जाने चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC विवाद के बीच भारत के साथ आया ऑस्ट्रेलिया, चीन के खिलाफ उठाएगा ये बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया के एक कदम ने ड्रैगन को गंभीर सोच में डाल दिया है। ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रति अपने झुकाव को दर्शाने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। यह 2 दिवसीय युद्धाभ्यास आज से शुरू हो रहा है। इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं पूर्वी हिंद महासागर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। दोनों सेनाएं जटिल नौसैनिक कौशल, विमान विरोधी ड्रिल और हेलीकॉप्टर अभियानों की पूरी रेंज के साथ उतरेंगी। जून से अब तक यह भारतीय नौसेना की चौथी अहम सैन्य ड्रिल है। इससे पहले अमेरिका, जापान और रूस के साथ ठीक ऐसा ही नौसैनिक अभ्यास पूरा किया जा चुका है। बुधवार और गुरुवार को होने वाले इस नौसैनिक अभ्यास को लेकर चीन चिंता में पड़ गया है, क्योंकि यह भारत के साथ उसके सीमा विवाद और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों के बीच आयोजित हो रहा है। भारत की तरफ INS सह्याद्री और INS कारमुक इस नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे, जबकि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की ओर से HMAS होबार्ट नजर आएगा। बता दें कि होबार्ट पोत की क्षमताओं को देखते हुए इसे डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक भी कहा जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारत अमेरिका से तुरंत खरीदेगा ये खतरनाक ड्रोन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 30 जनरल एटॉमिक्स MQNA रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह सौदा लगभग $3 बिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए में होगा। रक्षा मंत्रालय ने आंतरिक बैठकों के बाद 6 रीपर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोनों की प्रारंभिक लॉट की खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए ये 6 ड्रोन अमेरिका से तुरंत खरीदे जाएंगे। सेना के तीनों अंगों को फिलहाल 2-2 ड्रोन मिलेंगे। सेना से जुड़े सूत्रों ने आज तक को बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की आगामी बैठक से पहले 30 ड्रोनों के लिए स्वीकृति की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा जाएगा। अनुबंध को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। लगभग $600 मिलियन के 6 MQ-9S अगले कुछ महीनों में एकमुश्त पैसे देकर खरीदे जाएंगे और तीनों सेनाओं को दे दिए जाएंगे। वहीं बाकी 24 ड्रोन अनुबंध में विकल्प के तहत अगले 3 वर्षों में हासिल कर लिए जाएंगे। इनमें से तीनों सेनाओं के 8-8 ड्रोन फिर दिए जाएंगे। यह सौदा पिछले 3 वर्षों से पाइपलाइन में है। साल 2017 में यह अत्याधुनिक ड्रोन सिर्फ भारतीय नौसेना के खरीदा जाना था, लेकिन बाद में इसे तीनों सेनाओं के लिए खरीदने का फैसला लिया गया। सरकार ने 2018 में अमेरिका द्वारा भारत को बिक्री के लिए MQ-9 के सशस्त्र संस्करण को मंजूरी दे दी थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा हार्डवेयर खरीद में AON औपचारिक रूप से पहला कदम है। AON मामलों को अनुबंध में बदलने के आमतौर पर कई साल लगते हैं। हालांकि ड्रोन खरीद को लेकर माना जा रहा है कि इसे बेहद छोटे समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। इसे अमेरिकी सरकार के साथ भारत सरकार समझौते के तहत फास्ट ट्रैक के जरिए खरीदेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समय से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकते हैं संसद के दोनों सदन। कोरोना के खतरे के चलते हो सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो सकती है। संसद का सत्र 1 अक्टूबर तक के लिए बुलाया गया था, लेकिन संसद भवन में कोरोना के मामलों को देखते हुए इसे समय से पहले खत्म करने का फैसला लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा की कार्यवाही को आज ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्यसभा की कार्यवाही एक दिन और चल सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में किसान बिल पारित करवाए जाने के खिलाफ बहिष्कार का ऐलान किया था। लोकसभा में आज सरकार और विपक्षी दलों के बीच एक बैठक होने की संभावना है, जिसमें यह फैसला होगा कि विपक्ष आज भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेगा कि नहीं। सरकार की कोशिश है कि आज ही दोनों सदनों में उसकी प्राथमिकता वाले सभी बिलों को पारित करवा लिया जाए। हालांकि राज्यसभा में पिछले 2 दिनों में व्यवधान होने से बिलों को पारित नहीं करवाया जा सका। माना जा रहा है कि इसीलिए राज्यसभा जरूरत पड़ने पर एक दिन और चल सकती है। राज्यसभा में आज मजदूर और कामगारों से जुड़े श्रम कानूनों को पारित करवाए जाने की संभावना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीनी सामानों का बहिष्कार रहेगा जारी, त्योहारी सीजन में मिलेगा 40,000 करोड़ रुपए का झटका। जी हां दोस्तों, व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दावा किया है कि इस त्योहारी सीजन में चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। कैट ने कहा कि भारतीय जो एक बार जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं। कैट ने सरकारी आंकड़ों के आधार बनाते हुए कहा कि इस साल अप्रैल से अगस्त माह के दौरान चीन से होने वाले आयात में 27.63% की गिरावट आई है। कारोबारी संगठन का कहना है कि यह तो बानगी है, असली झलक तो दिवाली के आसपास दिखेगी। कारोबारी संगठन ने बीते 10 जून से ही भारत में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसकी सफलता इस कमी से दिखाई देती है। कैट ने कहा यह कमी चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि इसी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि चीन के सामान की आयात कम करने की भारत की हैसियत नहीं है। कैट महामंत्री प्रमीण खंडेलवाल ने कहा कि उनके लंबे चौड़े दावों के बावजूद अप्रैल से अगस्त तक की अवधि में चीन से आयात में उल्लेखनीय कमी आई है। खंडेलवाल ने कहा कि संसद में कल ही ये जानकारी दी गई कि अप्रैल से अगस्त के दौरान चीन से भारत का आयात 27.63% घट गया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री ने इसे चीन के दुष्चक्र से भारतीय व्यापार को मुक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि चीन को एक और झटका मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये झटका होगा त्योहार के सामान का आयात रुकना। ज्ञात हो कि अभी तक भारत में दिवाली सहित अन्य कई त्योहारों के मौके पर हर साल चीन से करीब 40,000 करोड़ रुपए का सामान आता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद, लद्दाख में भारत की आक्रामक रणनीति से बैकफुट पर आया चीन, मानी ये शर्तें। जी हां दोस्तों, पिछले 5 महीनों से बॉर्डर पर अपने नापाक इरादों को पूरा करने में जुटे चीन को आखिरकार भारत की बातें माननी ही पड़ी। लंबी बातचीत के बाद मंगलवार को भारत और चीन की सेनाओं ने इस बात पर मंजूरी जताई है कि दोनों ही अब बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। लद्दाख सीमा के अलग अलग हिस्सों में चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश में लगा था, लेकिन उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। अब जब बॉर्डर पर भारत की स्थिति मजबूत है और भारत ने अपना रुख बिल्कुल भी हल्का नहीं किया, तो चीन को बातचीत की टेबल पर आकर समझौता मानना पड़ा। अब सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ाएंगे दोनों देश। मई के बाद से ही जब तनाव की स्थिति पैदा हुई और अगस्त तक खिंचती चली गई, तब दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती कर दी। इसकी शुरुआत चीन ने की थी। चीन लगातार LAC के उस पार 50,000 के करीब सैनिकों को जुटा रहा था, जिसके जवाब में भारत ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात कर दिया। यही कारण रहा कि बार बार युद्ध जैसी बातें की जाने लगी। इस बीच मंगलवार को दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। 14 घंटे की बैठक में ये बात सामने आई कि अब दोनों देश बॉर्डर पर और सैनिक नहीं बुलाएंगे। साझा प्रेस रिलीज में ये कहा गया कि दोनों देशों के बीच विवाद पर खुलकर बात हुई। आगे कोशिश रहेगी कि बात होती रहे और सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम किया जाए। इसी बातचीत में अभी और सैनिक न बुलाने की बात हुई है, लेकिन भारत अभी भी पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि चीन इससे पहले भी ऐसे वादे करके भूलता रहा है। चीन की ओर से शुरुआती वक्त में लगातार बातचीत के लिए अपनी तरह से मुद्दे उठाए गए, लेकिन अगस्त के बाद पूरा पासा ही पलट गया। दरअसल 29-30 अगस्त की रात को जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की थी, उसे भारत ने नाकाम कर दिया था। इसी के बाद भारतीय सेना ने आक्रामक रुख अपनाया और लद्दाख बॉर्डर पर अलग अलग पहाड़ियों पर अपना कब्जा कर लिया। ये सभी वही पहाड़ी हैं जो युद्ध और रणनीति के हिसाब से अहम हैं। बीते दिनों ही भारतीय सेना ने मागर हिल, गुरुंग हिल, रिजांगला, राचनाला, मोकपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर अपना कब्जा जमा लिया था। रणनीतिक तौर पर बढ़त के साथ ही भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखा। सेना की ऐसी टुकड़ियों को आगे रखा गया जो पहाड़ी इलाकों की एक्सपर्ट हैं, और चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए लगातार बॉर्डर के पास सैनिकों की संख्या को बढ़ाया गया। लेह बेस से लगातार सैनिक बॉर्डर की ओर जाते रहे। यही कारण रहा कि चीनी सेना को संख्या बल से भी मात दी गई। इतना ही नहीं, भारत ने बॉर्डर इलाकों बोफोर्स और अन्य आर्टिलरी को भी तैनात कर दिया था, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। थल सेना का साथ देने के लिए वायुसेना भी लद्दाख बॉर्डर क्षेत्र में रही। वायुसेना की ओर से लगातार निगरानी की जा रही थी। इसके अलावा लद्दाख के आसमान में सुखोई, मिग, मिराज के साथ साथ नए नवेले राफेल ने भी उड़ान भरी और दुश्मन को चेता दिया कि उसका हर सामना करने को भारत तैयार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। LAC पर हिंदुस्तान के एक्शन से खौफ में चीन, जिनपिंग की उड़ी नींद। जी हां दोस्तों, LAC पर हिंदुस्तान की तरफ से जो एक्शन लिया गया वैसा अब तक नहीं हुआ था। भारत ने लद्दाख के आसमान में जो कुछ किया उससे चीन खौफ से इस कदर भर गया कि उसकी नींद उड़ गई। जिनपिंग की बौनी सेना किलर मिसाइल दागने लगी। रविवार को हिंदुस्तान के राफेल अचानक LAC पर पहुंच गए, पहाड़ों के ऊपर गर्जना करने लगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब अंबाला एयरबेस पर तैनात हिंदुस्तान के तूफान यानी राफेल अचानक लद्दाख में एयर सर्विलांस पर पहुंच गए। ये चीन को
हिंदुस्तान का डायरेक्ट मैसेज है कि नीचे हिंदुस्तान के जवान और ऊपर हवाई तूफान पूरी तरह से चीन को तबाह करने के लिए तैयार है। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो बर्बाद हो जाएगा। फ्रांस से आए भारत के 4 राफेल इस वक्त अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। वो महीने भर से हिमाचल की चोटियों में उड़ान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन चीन की चाल को देखते हुए रविवार को राफेल ने लद्दाख और उसके आसपास के इलाकों में पहली बार उड़ान भरी। राफेल के साथ कुछ मिराज फाइटर जेट भी थे। आगे राफेल गरज रहा था और पीछे मिराज दहाड़ रहे थे। असल में चीन LAC पर 4 महीने से साजिश रचने के लिए घात लगाए बैठा है। इसी की वजह से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टेंशन हाई है। अगर हिंदुस्तान डिफेंसिव हुआ तो ड्रैगन घुसपैठ करेगा। यही वजह है कि भारतीय फौज पूरी तरह से ऑफेंसिव है। भारत चीन के खिलाफ बहुत ही आक्रामक है। इसी के तहत LAC पर पहली बार राफेल विमान को रवाना कर दिया गया ताकि चीन को साफ संदेश मिल जाए। राफेल को लद्दाख के आसमान में प्रैक्टिस के तौर पर उड़ाया गया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि राफेल पायलट लद्दाख के इलाके, वहां के मौसम और वातावरण से पूरी तरह परिचित हो जाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर गुस्ताख चीन का पक्का इलाज किया जा सके। चीन से युद्ध की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए राफेल को अलर्ट मोड में रखा गया है। लद्दाख के आसमान में सिर्फ राफेल या मिराजी उड़ान नहीं भर रहे हैं। हिंदुस्तान का सुखोई तो हर घंटे सॉटी लगाकर चीन की चाल पर नजर रख रहा है। यानी LAC पर अभी सबसे आगे सुखोई को रखा गया है। उसके पीछे राफेल, MiG-29 और मिराज जैसे तबाही मचाने वाले विमान पूरी तरह से युद्ध मोड में है। चीन को पल भर में परास्त करने के लिए हिंदुस्तानी वायुसेना पूरी तरह से रेडी है। हिंदुस्तान ने LAC पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 और राफेल को तैनात कर रखा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।